हेलो फ्रेंड्स। हम अब डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या है। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल पाथ को समझने के लिए आप ये समझिए कि अगर हम यहां से यहां तक ज्योमेट्रिकल पाथ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ज्योमेट्रिकल पाथ मान लेते हैं। यहां से यहां तक ए से बी जो ज्योमेट्रिकल पाथ है, इसके बीच में कितनी वेव्स हमारे पास बन रही हैं? ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से यहां तक एक वेव बना, यहां से यहां तक एक वेव बना, और यहां से यहां तक एक वेव बना। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये एक लेमडा, और फिर इस तरीके से यहां से यहां तक, यानी हमारे पास दो लेमडा के बराबर यहां पर वेवलेंथ, दो वेव्स यहां पर आई हैं। आई है कि नहीं है? ये इसको एक कंप्लीट वेव कहेंगे, फिर यहां से यहां तक ये कंप्लीट वेव। तो दो वेव्स है, यानी यहां से यहां तक की दूरी 2 लेमडा के बराबर है। तो ये जो लेंथ है जो कि ए बी है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कहते हैं। लेकिन जो 2 लेमडा आया है वो हमारा कहलाता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, बस में। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है? तो दिए गए ज्योमेट्रिकल पाथ में कितनी वेव्स फिट हो जा रही हैं, उतनी वेव्स को हम क्या कहेंगे? उसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहेंगे। बात में आ रहा है कि नहीं? तो अगर यहां हम डिफाइन करें कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि द नंबर ऑफ वेव्स दैट फिट इनटू द गिवन लेंथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है ना? या इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऑप्टिकल लेंथ ऑप्टिकल लेंथ इंडिकेट्स the number of the number of waves the number of waves that fit into that path। ठीक है ना? ये ऑप्टिकल लेंथ हो गया। तो समझ में आया? अब ऑप्टिकल लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ठीक है ना? इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां ऑप्टिकल पाथ हमारा 2 पाई आया था, तो कह सकते हैं कि फ्रॉम एबव एग्जाम्पल डेल्टा इज इक्वल टू 2 लेमडा। ठीक है ना? तो ये हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम ये यहां पता लगाएंगे कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ में रिलेशन क्या है। यानी रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ इन सब के बीच में हम रिलेशन पता करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होता है वो निकालते कैसे हैं? जैसे जनरली होता है क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं। इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू, अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ को कैपिटल यल बना लें, ठीक है, तो कैपिटल यल बाई टी हो जाएगा, और यल की वैल्यू निकालें तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी। L इज इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम ये कह रहे हैं कि यहां से अगर t की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो t इक्वल टू हो जाएगा L बाई भी। ठीक है। और जो हमारे पास ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ यानी स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। और यहां से
अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ पता लगाना चाहें तो c इंटू टी लिखेंगे, और t की वैल्यू यहां से हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू c इंटू टी की जगह पर क्या लिखेंगे, एल बाई भी। अच्छा, यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू सी बाई भी इंटू एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और आप लोग को यह भी पता है, ठीक है, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड यानी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना, ठीक है। तो यहां से तो हम क्या जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वैक्यूम में या एयर में c होता है, और बाहर उसकी वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। तो म्यू इक्वल टू होता है c बाई भी, यानी यहां पर c बाई भी की जगह पर म्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एल। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जियोमेट्रिकल पाथ लेंथ। तो ये उनके बीच का रिलेशन है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ के बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहां से ये तो समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि इफेक्ट क्या है ऑप्टिकल पाथ लेंथ का, ठीक है ना, यानी इफेक्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है ना। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का इफेक्ट क्या है, तो इसका इफेक्ट ये है कि ऑप्टिकल इट helps to determine it help us to determine the phase of light waves arriving, ठीक है, arriving at a given point, ठीक है ना। तो ऑप्टिक इफेक्ट क्या होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ का, यही कि ये हमारी मदद करता है फेस को डिटरमाइन करने के लिए कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर दो या दो से अधिक वेव्स पहुंच रही हैं तो उनके बीच का फेस कितना है या उस वेव का फेस कितना है, ये हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ से आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि इसको दिया कैसे जाता है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला एक है जो कि होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल पाथ लेंथ को कुछ हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे डायरेक्ट समझ लेते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा डिवाइडेड बाई लेम्डा, ठीक है ना। यानी यहां से लिख सकते हैं इस तरीके से, दिस इंप्लाइज डेल इज इक्वल टू 2 पाई, और डेल की वैल्यू अभी क्या निकल के आई है, म्यू एल, तो यहां पर लिख सकते हैं म्यू एल डिवाइडेड बाई लेम्डा, यानी डेल इज इक्वल टू 2 पाई म्यू एल अपॉन लेम्डा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया कि ये हमें क्या बताएगा कि फेज क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है ना।
अब इससे फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि अगर हमें फेज डिफरेंस पता होगा, अगर हमें फेज डिफरेंस पता होगा, तो उस कंडीशन में अगर दो या दो से अधिक लाइट वेव्स अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही हैं, ठीक है ना, इस फेज डिफरेंस से फायदा ये होगा कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर दो या दो से अधिक लाइट वेव्स मिल रही हैं, तो वहां पर जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो बनेंगी, वो वहां पर डार्क फ्रिंजेस बनाएंगी कि ब्राइट बनाएंगी, है ना। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन, ये फेज डिफरेंस यहां से निकालने से फायदा क्या होगा? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन the position of maxima and minima, या और और the point of brightness और darkness, ठीक है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। मतलब क्या? तो इंटरफेरेंसेस के बारे में इसके लिए जानना पड़ेगा कि इंटरफेरेंसेस क्या होती हैं, ठीक है ना। इसको जानने के लिए कि ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस क्या हैं, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इंटरफेरेंसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी क्या होती है? रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। और इस कंडीशन में कुछ पॉइंट पर ब्राइट लाइट बनती है, कुछ जगह पर डार्क लाइट बनती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हो सकता है कि इस तरीके से डार्क बन जाए, फिर ब्राइट हो जाए, फिर इस तरीके से डार्क हो जाए, फिर इस तरीके से, है ना, फिर ब्राइट हो जाए इधर, फिर इस तरीके से डार्क हो जाए, फिर ब्राइट हो जाए। तो ये हमारे पास क्या हो जा रही है? ये हमारे पास, है ना, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, है ना, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट, ठीक है, यहां समझिए, अब दिख रहा होगा, डार्क, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस यहां देखेंगी, ठीक है ना। यही जो अल्टरनेट डार्क और फ्रिंजेस बनती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंसेस कहा जाता है। तो ये होता क्या है और बनता कैसे है? तो कह रहा है कि ड्यू टू सुपरपोजिशन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर कोहेरेंट light waves, two or more coherent light waves, the intensity get redistributed at some point, it becomes maximum and minimum at some point. This phenomenon is called interferences, ठीक है ना। इसी फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंसेस कहा जाता है। और इस कंडीशन में ये जो हमारे पास अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट पैचेस बन रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न, या इसको फ्रिंजेस कहा जाता है। हम कह सकते हैं एंड thus formed
formed bright, thus the bright and dark pattern formed, ऐसे लिख सकते हैं, and thus the bright and dark pattern formed is called interference pattern और फ्रिंजेस। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि इंटरफेरेंसेस क्या होता है, और इस टाइम पर होता क्या है जनरली कि जब सुपरपोजिशन होता है दो या दो से अधिक कोहेरेंट लाइट वेव्स का, तो उस कंडीशन में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। एट सम पॉइंट इट बिकम्स मैक्सिमम एंड मिनिमम एट सम पॉइंट, है ना। कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम रहता है और कुछ पॉइंट पर मिनिमम। जैसे यहाँ पर लाइट मिनिमम हो गई है, यहाँ लाइट मैक्सिमम हो गई है, फिर मिनिमम हो गई, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इस तरीके से लाइट के रीडिस्ट्रीब्यूशन के वजह से, लाइट की इंटेंसिटी के रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कुछ जगहों पर डार्क और कुछ जगहों पर ब्राइट पैटर्न बनने लगते हैं, और इसी पैटर्न के फॉर्मेशन के फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंसेस कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस पैटर्न बन रही हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न या फ्रिंजेस बोला जाता है। ठीक है ना। अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कहां पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी और कहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, तो ये मदद करेगा हमारा कौन, ये जो फेज डिफरेंस निकालने का हमारे पास निकल के आया है, ये डेल इज इक्वल टू 2 पाई म्यू एल अपॉन लेमडा, ये हमारी मदद करेगा। अब ये कैसे मदद करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, कि कंडीशंस क्या क्या हैं, है ना। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कंडीशन क्या क्या है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए। ठीक है ना। इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। ठीक है ना। ये दो चीजें समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस क्या होती है। अगर ये दो बात समझ में आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंडीशन निकालेंगे। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबसे पहले समझते हैं। कहा जा रहा है कि अगर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ए पर, अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट ए पर अगर दोनों वेव्स, मान लीजिए कि एक वेव इधर से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और एक दूसरी लाइट वेव इधर से आ रही है, और इस पार्टिकुलर पॉइंट, यहां पर ना मान के मैं यहां मान लेता हूं, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर दोनों वेव्स की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कह लो ट्रफ मैच कर रहे हैं ना, TROUCH, ट्रफ एंड ट्रफ मीट, है ना। इस पॉइंट पर ट्रफ और ट्रफ मीट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, ब्राइट फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड। इसी तरीके से अगर एक इधर से रेज ले लूं, दो वेव्स फिर से ले लेता हूं मैं समझाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर अगेन, या इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, इस पॉइंट बी पर अगेन क्या हो रहा है, दोनों का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, यानी दोनों का यहां पर क्रिस्ट एंड क्रिस्ट क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर भी क्या होंगी, ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा, है ना। ब्राइट फ्रिंजेस विल
बी फॉर्म्ड। समझ रहा है? इस तरीके से। और डार्क फ्रिंजेस कब बनेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? अब देखो, ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये जो हमारे पास ये दोनों जो कंडीशन आया है, इसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है? इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? तो कहा जा रहा है कि मान लो भाई कि एक वेव इधर से आ रही है और दूसरी वेव इधर से आ रही है। ऐसे समझाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक वेव मैं यहां से लेता हूं समझाने के लिए, ठीक है ना? ठीक है, तो देखो, इसका क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है तो इसका मिनिमम हो रहा है। मतलब एक वेव क्या कर रही है, यहां पर एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश करिए तो ये एक एम्पलीट्यूड, ये क्या करिए, एम्पलीट्यूड को घटाने की कोशिश कर रही है। मतलब अगर समझिए कि अगर ये दोनों एक साथ मिलती किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा उसको ये वेव उठाने की कोशिश करेगी और ये वेव क्या करेगी, दबाने की कोशिश करेगी। तो एक तरीके से आप इस तरह समझिए कि जितना फोर्स ये उठाने की कोशिश करेगी उतना ही फोर्स अगर इसको दबाने की कोशिश करे, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड कह लीजिए या आप कह लीजिए जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उस पार्टिकल का, वो क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जितना फोर्स से ये वेव इसको उठाने की कोशिश कर रहा है उतना फोर्स से इसको ये नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। और इस कंडीशन में हमारे पास है ना, जहां पर क्या हो रहा है, एक का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रफ मीट करेंगी, तो इस कंडीशन में डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज या डार्क फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे केस में क्या होता है, या ऐसे केस को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी इंटरफेरेंसेस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों वेव्स क्या कर रही हो, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर एक पार्टिकल को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है एक वेव, तो दूसरा उसको नीचे दबाने की कोशिश करिए, एक नहीं ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, एक तो नीचे दबाने की कोशिश करेगी। उस कंडीशन में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास, है ना, इस केस में और इस केस में रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों एम्पलीट्यूड के या इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। देखो, इस पॉइंट पर ये भी वेव क्या कर रही है, उसको धक्का देकर ऊपर की तरफ कर रही है, और ये भी वेव उसको धक्का देकर के ऊपर की तरफ। इसको समझने के लिए जैसे इसको मैंने समझाया, इस तरीके से अगर इस चीज को यहां समझाऊं तो देखिए क्या होगा। अगर हमारे पास एक वेव यहां पर होगा, एक वेव ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, इस तरीके से अगर हमने एक और दूसरा वेव ले लिया जो कि इसके साथ साथ मोशन कर रहा है। बात समझ आ रहा है? तो देखो, ये क्या कर रहा है, ये इस पार्टिकुलर पॉइंट पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये नीचे जा रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये यहां का कंडीशन है जो पॉइंट ए का, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी उस पार्टिकल को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और ये भी उस पार्टिकल को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए मान लूं और इसका भी एम्पलीट्यूड, इसका ए2 मान लूं, इसका ए1 मान लूं, तो ये हो जाएगा ए1 प्लस ए2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। सुना रहा है? तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऐसे कंडीशन है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, ये डार्क फ्रिंजेस बनेंगी कि ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी या डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। इस चीज को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर कुछ कंडीशन लगाएंगे, यानी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस।
ठीक है ना। क्या क्या कंडीशन है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज, है ना, हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज, लेट अस सपोज, है ना, टू लाइट वेव्स, टू लाइट वेव्स, light waves of same frequency, of same frequency and of constant phase difference। मतलब क्या, मतलब ये कि कोहेरेंट, कोहेरेंट लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, दो कोहेरेंट लाइट वेव्स एक साथ ले लिया। अभी दोनों जो कोहेरेंट लाइट वेव्स लिए हैं इनका इक्वेशन हम लेते हैं। चलिए, एक का इक्वेशन y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे का क्या हो जाएगा a2 साइन, है ना, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहां पर डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर, वेयर डेल्टा रिप्रेजेंट, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास फेज डिफरेंस। डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, अब यही डेल्टा की मदद से यानी फेज डिफरेंस हमें बताएगा। ठीक है ना, इसी की हेल्प से हम बताएंगे कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। ठीक है ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इनका रिजल्टेंट जरा निकालते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर सुपर पोजिशन होगा तो क्या होगा, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का ना, एनर्जी क्या करेगी, रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां पर हम कहेंगे कि ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, जरा इसकी वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू a2 साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, यहां से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला उसको यहां अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से ब्रैकेट में, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, लिखेंगे इस तरीके से। और इस ए को अंदर भेज के अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल, ये हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, अगर इसमें से साइन ओमेगा टी और यहां साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल ले तो यहां क्या बच जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस डेल बच जाएगा, और इसमें से साइन ओमेगा टी बाहर आ जाएगा, प्लस यहां क्या बचेगा, a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल बचेगा ये। अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद तो यहां से y इज इक्वल टू लिखा जा सकता है। ठीक है, हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि समझ में आए, a1 प्लस a2, है ना, कॉस डेल साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल, यही है ना। चलिए अब इसको हटा दीजिए समझने के लिए, या इसको रहने देते हैं, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है ना। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि यहां पर हम थोड़ा कुछ सपोजिशन कर लेते हैं। सपोज
A1 प्लस A2 कॉस डेल इज इक्वल टू कैपिटल A कॉस फाइव मान ले इसको, एंड जो हमारे पास ये दिया गया है A2 साइन डेल, उसको हम मान ले रहे हैं A कॉस A साइन फाइव, A साइन फाइव, ठीक है ना। ये हमने सपोज कर लिया। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू हमने सपोज किया है और ये जो वैल्यू हमने सपोज किया है, इन दोनों की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, है ना, इक्वेशन 1 में, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, इसके जगह पर हम लिखेंगे a कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस यहां पर हो जाएगा A2 कॉस, A2 को हमने हटा दिया, A2 तो हमने यहां ले लिया है, ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास यहां से हट जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ए साइन फाइव। और यहां से अगर ध्यान दें थोड़ा सा, इसको अरेंज कर लें समझने के लिए, तो ये लिखा है ए कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस, इस ए को थोड़ा पहले लिख लें, ए कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये दिख रहा है। तो यहां से अगर ए कॉमन निकल जाए, ए कॉमन निकल जाए तो ये बच जाएगा कॉस पाई साइन ओमेगा टी प्लस, है ना, ये प्लस है, इसको टी मानिए प्लस है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो इसके जगह पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, या रिजल्टेंट जो इक्वेशन हमारे पास बन के आ रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो इतना निकल के आएगा, ये हमारा इक्वेशन हो गया 2, ठीक है। अब हम यहां पर एक्चुअली हम ये जानना चाह रहे थे कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और एम्पलीट्यूड अगर हम बढ़ाएंगे, हम क्या जानते हैं, सिंस the intensity of light waves is directly proportional to amplitude square, therefore we need to find the amplitude। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि हमारे पास जो डार्क या ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है, ये डार्क ब्राइट फिर डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस जो हमारे पास बन रही हैं, इसको पता लगाना है, तो ब्राइट फ्रिंजेस कहां पर है, जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पर ये ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, है ना, ब्राइट फ्रिंज होगी, और ये डार्क फ्रिंज कहां होगी, जहां पर एम्पलीट्यूड कम होगा। तो हम ये चेक करेंगे कि कहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और कहां पर एम्पलीट्यूड कम होगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए, अभी हमने जो सपोज किया यहां पर A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा इज इक्वल टू A कॉस फाइव, इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं ना, इसमें स्क्वायरिंग अगर करें तो क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 कॉस डेल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। यहां से जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, सॉरी, A2 कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2A1 A2 कॉस डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ये होगा। चलो इसको हम यहां से इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इस तरीके से यहां से हम एक निकाल सकते हैं क्या, अगर उसको स्क्वायरिंग कर दे तो क्या मिल जाएगा, तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये चौथा हो जाएगा हमारे पास। हम कह सकते हैं फ्रॉम एडिंग, है ना, ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट,
दूसरे और सॉरी तीसरे और चौथे को अगर आपस में ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? तो देखिए ये हमारे पास दूसरा वाला तीसरा वाला है, तीसरा इक्वेशन हमारे पास है, और ये हमारे पास चौथा इक्वेशन है। इन सबको जरा आपस में जोड़िए तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, पहले मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2a1 a2 कॉस डेल प्लस, ठीक है, प्लस, और क्या बचेगा यहां पर? a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। अब मैं कह रहा हूं यहां पर कि यहां से ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर तो ठीक है अपनी जगह पर, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, है ना? तो क्या बन जाएगा? a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस, इसको ऐसे ही ध्यान देते हैं 2a1 a2 कॉस डेल। यहां से ये बचेगा a स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन निकालिए, इसमें से a2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थी डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और क्या बचेगा? 2a1 a2 कॉस डेल। तो यहां से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल, और इस स्क्वायर को अगर दूसरी साइड ट्रांसफर कर दे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ये हमारे पास आ गया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? हमने बताया था कि वेक्टर सम के बराबर होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास यहां से निकल के जो आएगा वो जाएगा अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल। अब यहां पर ये जो डेल है, हियर हियर डेल इज फेज डिफरेंस, और हमें याद है कि फेज डिफरेंस डेल निकालने के लिए एक फॉर्मूला था जो कि था हमारे पास, पहले वाले हम लोगों ने कर रखा था इससे पहले शुरू में जब मैं आपको बता रहा था ये सारी चीजें, तो मैंने आपको बताया था कि डेल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई म्यू एल अपॉन लिम्डा, ठीक है ना? 2 पाई म्यू एल अपॉन लिम्डा, ठीक है ना? ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपके पास वो सूटेबल कंडीशन क्या क्या है जिससे कि आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि मैक्सिमा कहाँ होगा, मिनिमा कहाँ होगा। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगी किसी लाइट की, किसी भी लाइट की, अभी मैंने आपको बताया यहाँ, है ना? अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी लाइट की इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगी हमारे पास, उतना ज्यादा क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा। जैसे यहां देखिए, मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि जो एम्पलीट्यूड होता है, जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो जहां एम्पलीट्यूड जो ज्यादा, वहां लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन करना है, अगर ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एम्पलीट्यूड मस्ट बी मैक्सिमम। जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और हम यहां से अगर देखें इस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं फिफ्थ इक्वेशन बना देता हूं। इक्वेशन फिफ्थ से देखें तो एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
डेल की वैल्यू क्या रखें ताकि ये वैल्यू कॉस डेल की वैल्यू 1 आ जाए। तो हम जानते हैं अगर हम चाहते हैं कि कॉस डेल की वैल्यू 1 आ जाए तो जो डेल की वैल्यू होगी या तो वो 0 डिग्री होगी, या तो हमारे पास 2 पाई होगी, या तो 4 पाई होगी, या तो 6 पाई होगी, या तो ऐसे ही बढ़ती जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का इवन मल्टीपल होगा तो 0 होगा, या पाई का इवन मल्टीपल होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास कॉस डेल की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 1, कॉस 4 पाई की वैल्यू 1। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हमें मैक्स रखनी होगी, यानी कॉस डेल की वैल्यू मैक्स, तो इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या कहा कि डेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 2 पाई या 4 पाई या ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे पहले ये समझिए कि जो हमने डेल की बात कहा यहां पर, डेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका मतलब कि ये होना चाहिए हमारे पास 2n पाई के बराबर। 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल, ठीक है ना, 0 होगा या इवन मल्टीपल होगा, n की वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे तो ये डेल की वैल्यू 0 डिग्री, फिर 2, फिर 4 पाई ये आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो डेल की वैल्यू है ये कब लागू होगी, जब हमारे लिए ब्राइट फ्रिंजेस का, यानी कंडीशन फॉर, ऐसे लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, ये कंडीशन है। डेल की वैल्यू 2n पाई होगी तो ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए लागू होगा। 2n पाई होगी डेल की वैल्यू, यानी फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, जब 2n पाई होगा तब उस कंडीशन में हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात करें, ठीक है ना, कि डार्क फ्रिंजेस कब बनेंगी, तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होनी चाहिए, मिनिमम, यानी इसको हम 0 कर दें। और 0 होने के लिए क्या चाहिए, तो टू मेक cos del equal to 0, this implies del is equal to क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास पाई होना चाहिए उसकी वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि cos पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 हमारे पास, ठीक है ना, cos पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो cos पाई बाई 2 होना चाहिए, या cos 3 पाई बाई 2 होना चाहिए, या 5 पाई बाई 2 होना चाहिए, यानी एक तरीके से कह दे ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए पाई बाई 2 का, ऑड मल्टीपल होना चाहिए पाई बाई 2 का। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। इन दिस केस dark fringes will be formed, या कह सकते हैं यहां पर कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस और मिनिमा, जो कि है क्या, यही है कि जो डेल की वैल्यू होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, ये 2n-1 पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए, 2n-1 पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा, यानी कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस। ठीक है ना। तो अभी आपको यह समझ में आ गया कि हम डेल की मदद से बता सकते हैं कि डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा कि ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये तो हमारे पास पाथ डिफरेंस के टर्म में हो गया। अब हम ये हमारे लिए फेज डिफरेंस के टर्म में हम बताए हैं कि कब हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा और कब डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा। अगर इसी चीज़ को हम बताना चाहें आपको पाथ डिफरेंस के टर्म में, किसके टर्म में, पाथ डिफरेंस के टर्म में, तो पाथ डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास होता है लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा। ठीक है, डेल
ये होता है ना पाथ डिफरेंस। ये हमने किसके टर्म में बताया? हमने बताया कि इसको हमने फेज डिफरेंस के टर्म में बताया कि कब हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी और कब डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। अगर हमको पाथ डिफरेंस के टर्म में बताना होगा तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल के जगह पर क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, यहाँ लिख देंगे 2n पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा? 2n लेमडा। यानी ये हो गया हमारे पास कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस और मैक्सिमा का ये कंडीशन है ना पाथ डिफरेंस के टर्म में, और फेज डिफरेंस के टर्म में ये है। उस तरीके से दूसरा देख लेते हैं पाथ डिफरेंस यहाँ पर लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल जब डार्क फ्रिंजेस बनेंगी या मिनिमा बनेगा तब के लिए बात कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई, यहाँ पर डेल की वैल्यू क्या आई थी? 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अगर इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 2n लेमडा माइनस लेमडा अपॉन ये हो जाएगा 4, हो जाएगा ना यहाँ से। और यहाँ से हम क्या करें? अगर यहाँ से हम वैल्यूज़ को कॉमन निकालें, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है कि जो हमने यहाँ लिखा है लेमडा बाई 2, इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सिंपली लेमडा होता है ना, डेल की वैल्यू पाई के बराबर होगा, ठीक है ना। डेल की वैल्यू यहाँ 3 पाई के बराबर होगा या 5 पाई के बराबर होगा या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कह देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? 2n माइनस 1, ठीक है ना। एक यहाँ मिस्टेक हुआ था, ठीक है, सॉरी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर हम वैल्यू को थोड़ा गलत सब्सटीट्यूट कर दिए हैं। अगर इसको हम सही कर दें तो क्या निकल के आएगा? डेल इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई, है ना, इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा? 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। और ये क्या है? हमें ऑड नंबर बता रहा है, ये लेमडा बाई 2। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया हमारे लिए? कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस और क्या कह सकते हैं? मिनिमा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि ये डार्क फ्रिंजेस के लिए हो गया और ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हो गया। ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपको डिराइव करने के लिए आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है और उसमें हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पता लगाने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।